हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या किया जाता है? हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर हाइड्रो मतलब लिक्विड, लिक्विड का प्रयोग किया जाता है सबसे पहली बात ना। अब देखना, मैंने बोला द डिवाइस विच इज यूज टू अपलिफ्ट हैवी लोड बाई स्मॉल फोर्स, कम फोर्स का प्रयोग करके हम हैवी लोड को अपलिफ्ट कर रहे हैं। ऐसा किसकी सहायता से किया जा सकता है? हाइड्रोलिक लिफ्ट की सहायता से। ठीक है भाई। अब इसका प्रिंसिपल की बात करो तो बच्चों प्रिंसिपल होता है इसका, इट्स वर्किंग is based on principle of Pascal's law। इसकी जो वर्किंग है वो पास्कल्स लॉ पे बेस्ड है। क्लियर है क्या यहां तक? चलिए डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो डायग्राम या कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है उसकी वो देखो। हाइड्रोलिक लिफ्ट को बनाने के लिए दो सिलेंड्रिकल पाइप लेते हैं और उसको बीच में से जोड़ देते हैं किसी तीसरे पाइप से, ऐसे करके। ठीक है। जो हम क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, एक का कम लेते हैं एक का ज्यादा लेते हैं, और इसके अंदर ऑयल वगैरह भर देते हैं। ऑयल है इसके अंदर, है ना। और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है। इस प्लेटफॉर्म पे कोई लोड रख दिया, जैसे मैंने मान लो कार रख दी। अब इस कार को हमें अपलिफ्ट करना है, तो हम इस वाले को क्रॉस सेक्शन एरिया को मान लेते हैं A1 और इस क्रॉस सेक्शन एरिया को मान लेते हैं A2। हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं F1 इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया पे, और जो लिक्विड ट्रांसमिट करेगा यहाँ से वो इस वाले पे ट्रांसमिट हो रही है उठाने के लिए। वो वाली फोर्स कितना मान लो आप? F2। बात समझ में आ गई? हमने लगाई F1 और वहां पे ट्रांसमिट हो गई, हमने लगाई F1 और वहां पर ट्रांसमिट हो गई F2। ये एक छोटा सिलेंडर है, पतला मतलब, और वो एक मोटा सिलेंडर है। दो सिलेंडर यूज करे हुए हमने, एक मोटा सिलेंडर और एक पतला सिलेंडर। पतले सिलेंडर पे एक पिस्टन लगा हुआ है जिसको हम दबाएंगे, मोटे सिलेंडर पे एक प्लेटफॉर्म लगा हुआ है जिसपे लोड रखा हुआ है जिसको हमें उठाना है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फोर्स लगाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ वाली साइड में फोर्स कम आई कि ज्यादा आई। ये दोनों सेम लेवल पे हैं और क्लोज है पूरा सिस्टम, है ना। मतलब ये पूरा फिटेड है, यहाँ से जो पिस्टन है इसके अंदर ये ऑयल वगैरह भरा हुआ है। अब आपको पता है पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग जितना प्रेशर यहाँ पर होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पर होगा। यहाँ पर प्रेशर कितना हो गया? P1, वहां पर कितना हुआ? P2। P1 बराबर कितना हो गया? फोर्स F1 अपॉन में एरिया A1। P2 कितना हो गया? फोर्स F2 अपॉन में एरिया A2। अब F2 फोर्स को ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉर्मूला तो यहीं तक है, F2 बराबर हो जाएगा A2 अपॉन में A1 इंटू में F1। A2 अपॉन में A1 इंटू कितना? F1। अब आपको पता है जैसा दिख रहा है आप लोगों को, A2 एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है किससे? A1 से। सिलेंड्रिकल पाइप है, पहले बता दे रहा हूँ ना। A2 वाला एरिया ज्यादा है, मतलब वाला एरिया ज्यादा है और ये वाला एरिया कम है, और यहाँ पर A2 अपॉन A1 है। तो भाई A2 अपॉन A1 की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई, क्योंकि ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाला छोटा है। अगर ऊपर वाला एरिया बड़ा है नीचे वाला एरिया छोटा है तो रेशियो 1 से बड़ा आ गया। अगर ये मान लो रेशियो 1 से बड़ा आ गया, मैंने एग्जांपल के तौर पे मान लिया ये 5 आ गया, और F1 हमने लगाई कितना मान लो 10, तो F2 कितना आ गया मेरे पास? 50 आ गई। मतलब मैंने फोर्स तो केवल 10 लगाई और लेकिन मेरे को मिली कितनी? F2 जो कि कितनी है? 50। तो कम फोर्स लगा के हमें ज्यादा फोर्स मिल रही है ना यहाँ पर। ये 5, 10, 50 ये मैंने अपने मन से ली हुई वैल्यू। तो इसका मतलब कौन सी फोर्स ज्यादा आ गई? F2 वाली फोर्स। ये एक्स्ट्रा वर्क है समझाने के लिए तुम्हें। तो F2 इज ग्रेटर देन किससे आ गया? F1। अर्थात हमने जो फोर्स लगाई इस वाले एंड पे वो कम है, लेकिन हमें जो यहाँ पर मिली वो ज्यादा फोर्स मिल रही है। ये बेनिफिट होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट का। बात समझ में आ गई क्या? हाइड्रोलिक लिफ्ट
इसका बेनिफिट क्या है कि हम कम फोर्स लगा के ज्यादा फोर्स मिल जाती है हमें, जिससे किसी भारी से भारी वजन को हम आसानी से उठा सकते हैं। बात समझ में आ गई? इसको आप ना जब मॉडल बनाया जाता है तो मॉडल में बच्चे इसका भी मॉडल बना लेते हैं। दो पिस्टन लेते हैं, एक कम क्रॉस सेक्शन वाला और एक ज्यादा क्रॉस सेक्शन वाला। वो ले लेते हैं, इंजेक्शन होते हैं ना, सिरिंज। इंजेक्शन ले इंजेक्शन को फिट करते हैं ऐसे, बीच में एक पाइप लगा देते हैं, ठीक है, ताकि आपस में, और इसमें लिक्विड भर देते हैं कोई। जब लिक्विड भर देते हैं फिर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर लगा के दिखाते हैं और ये दिखाते हैं कि ये इजीली अपलिफ्ट हो रहा है। इसका प्रैक्टिकल मतलब मॉडल बनाया जाता है। अगर आपको कोई भी मॉडल मांगे तो एक ये टॉपिक भी आपके पास है मॉडल बनाने के लिए। बोलो सही है क्या? ये पेज नंबर 1। अब बोल विशाल, क्या नहीं समझ में आया? अच्छा, शुभम और अनिक नहीं आया ना? हो गया भाई? थोड़ा क्या समझ में आया मेरे को बता दो, क्या नहीं समझ में आया भाई? बाकी लोग भी बता दो। P1 इज इक्वल टू P2 क्यों? पास्कल लो याद है, पढ़ा था? पास्कल लो पढ़ा था क्या? तो जितना प्रेशर ये दोनों सेम लेवल पे है, जितना प्रेशर यहाँ पर होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पर होगा। जितना प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट किया जाएगा उतना ही यहाँ पर ट्रांसमिट होगा। फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर है। अगर मैं ये बात कहूँ तुमसे कि 11th क्लास का सबसे कॉम्प्लिकेटेड फिगर जिसमें इतनी सारी चीजें हैं कि बच्चे को कभी समझ में नहीं आ सकता, वो ये फिगर है वैसे, सही बताऊं तो। ठीक है, इसलिए आप लोगों को भाई साहब इसमें परेशानी होनी बहुत लाजमी है, मतलब परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, इतने सारे इसमें पार्ट्स लगे हुए हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा अपने लेवल तक ही समझा पाऊँ आप लोगों को, है ना। बहुत टफ डायग्राम है। एक ये सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, एक ये सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है। इन दोनों को यहाँ से एक पाइप से कनेक्ट किया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर एक पिस्टन लगाया हुआ है और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म लगाया हुआ है। ठीक है, अब इस पिस्टन को दबाएंगे नीचे तो यहाँ से जो लिक्विड है वो प्रेशर ले जाएगा, उस प्रेशर को इस वाले पे लगाएगा। जब वो प्रेशर इस पे लगेगा तो ये गाड़ी ऊपर उठने लग जाएगी। ये गाड़ी ऊपर उठने लग जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम F1 फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ पर हमें कितनी मिल रही है, F2 मिल रही है। और हमने ये प्रूव कर लिया कि F2 मोर देन F1 आ रही है। बोलो भाई। विशाल कितना टफ क्वेश्चन था भाई ये, मेरी लाइफ में सबसे टफ डायग्राम था ये। अरे यार, तुम लोग यार कैसी कैसी बातें करते हो कभी कभी, मेरा दिल ही टूट जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अनिक, केमिस्ट्री क्लास लेट होती है क्या? अनिक, मिस्टर अनिक, केमिस्ट्री क्लास लेट तक होती है क्या? यार तो केमिस्ट्री वाले सर से बोल दो ना यार कि फिजिक्स की भी क्लास होती है। ऐसे तो सर, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी ना यार। उनको बोलो सर फिजिक्स की भी तो क्लास होती है, मेरे को जाने दिया करो। नहीं, ये तो गलत है ना, ये तो फिर ऐसे टीचर कोऑपरेट नहीं करेंगे फिर तो बड़ी दिक्कत होगी आगे फ्यूचर में। फ्यूचर में बड़ी दिक्कत होगी यार ऐसे, अगर टीचर आपस में एक दूसरे से ऐसे नहीं करेंगे, है ना। बड़ी समस्या वाली बात है यार अनिक, ये तो। भाई मैं, मेरे पास इतने बच्चे नहीं है ना अनिक 11th में ऑनलाइन में कि मैं रिस्क ले सकूं। जितने हैं उन्हीं सब पे मेरे को वो करना है यार, है ना, मेहनत करनी है। और तुम बोलते हो लेकिन यार सर से कुछ नहीं बोलते। एक बार सर से बोलो कुछ।
सर ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार, है ना। चलिए भाई, याद रखो यार, बोलना पड़ेगा सर से तुम्हें। एग्जाम्पल नंबर 10.5 प्लस 10.6 पास्कल्स लॉ से होंगे, और ये दोनों एक बार ट्राई कर लेना आप लोग, नहीं होंगे तो मेरे से पूछ लेना। कर लोगे, जल्दी बोला करो भाई, इस क्वेश्चन को ट्राई कर लोगे, सारे लोग कर लोगे ट्राई। चलिए कर लेना ट्राई, है ना, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। पास्कल्स लॉ लगाना है, और नहीं होगा तो मैं बैठा हूं, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए अगली बात, एक और एप्लीकेशन होती है, अगर इसको बस समझना है आप लोगों को, ठीक है, इसको समझना है, और वो क्या है, हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक, इसमें मेरे को कुछ लिखाना नहीं है आपको। हाइड्रोलिक ब्रेक, अब ये हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे बनाए जाते हैं, कैसे काम करते हैं, इसको बस समझ लो, एज एक कहानी समझ लो, है ना, अपनी नॉलेज में डाल दो कि ऐसा कुछ होता है। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है, मान लो कार की ब्रेकिंग दिखा रहा हूं मैं, एक ऐसे करके इसके कार के ब्रेकिंग सिस्टम में एक ये सिलेंडर होता है, और एक ये बड़ा सा पिस्टन होता है। एक पिस्टन ये होता है, ये पैडल हो गया, जिसको आप पैर से दबाते हो, है ना, ये पैडल हो गया। यहाँ से एक पाइप जा रहा है इसमें, और एक पाइप ये पूरा ऐसे जा रहा है, इसमें पाइप में यहाँ पर इस तरीके से कनेक्शन होता है। इस सिलेंडर को बोलते हैं मास्टर सिलेंडर। ये मास्टर सिलेंडर है, इसके आगे दो यहाँ पर इस तरीके से ये लगे होते हैं, एक और पाइप है, ये पूरा फिटेड रहता है उसमें, है ना, ऐसे मैकेनिज्म काम करती है उसकी। यहाँ पर दो पिस्टन होते हैं छोटे छोटे, एक P1 पिस्टन और एक P2 पिस्टन। पिस्टन अगर आपको इमेजिन करना है तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ पिस्टन का। जैसे आपने इंजेक्शन देखा होगा, उस इंजेक्शन में काले रंग का एक डॉट जैसा होता है ना, एक हैंडल होता है उसका जिसको अंगूठे से दबाते हैं, और उसके आगे काला सा पिस्टन लगा होता है, उस तरीके से पिस्टन मानो उसको। आगे बात समझ में, जल्दी बोलो भी। इंजेक्शन तो सबने ही देखा है, पिस्टन इमेजिन कर पा रहे हो, तो किसी भी सिलेंडर में पिस्टन किस तरीके से होता है वो आपने देख लिया, है ना। अब यहाँ पर इसमें ये व्हील होता है इसका, ये व्हील होता है, यहाँ पर इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है, और यहाँ पर लगे होते हैं इसमें ऐसे करके लेदर के ब्रेक शू, ये लेदर के बने होते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, लेदर के ब्रेक शू होते हैं। ब्रेक शू आपको अगर वैसे देखना है तो आप बाइक में देख सकते हो, नॉर्मल वाले रबड़ वाले, बाइक में, साइकिल में देखे ना, साइकिल में रबड़ वाले ब्रेक शू होते हैं, यस और नो, जल्दी बोला करो। साइकिल में ब्रेक शू देखे हैं, नहीं देखे? ब्रेक शू जो ब्लैक कलर के लगे होते हैं साइकिल में, जब पहिए के ऊपर लगे होते हैं, पर वो लिक्विड वाले होते हैं, वो तार वाले होते हैं, उसमें तार लगा होता है, आपने देखा होगा। अब यहाँ पर दो ब्रेक शू हो गए, बीच में स्प्रिंग हो गई, इसमें ऑयल भरा होता है, उसको बोलते हैं ब्रेक ऑयल। ये ब्रेक ऑयल होता है, एक ये पहिया है, एक इसके पीछे पहिया है, और बाकी ये आगे जाके दो पहियों से मिल जाएगा। सही है क्या? ये एक पहिए का दिखा रहे हैं, एक इसके पीछे भी पहिया होता है, और फिर ये जो आगे कनेक्शन जा रहा है, ठीक है भाई। तो देखो, ये मास्टर सिलेंडर होता है, ये पैडल है, ये उसका पिस्टन है, उसके बाद इसके अंदर ये ऑयल भरा रहता है पूरे के अंदर। यहाँ पर ये दो पाइप है, ये देखो, यहाँ पर पिस्टन लगा होता है, P1 और P2 पिस्टन दो लगे हुए हैं, ये पिस्टन आपस में स्प्रिंग से कनेक्टेड होते हैं, और ये ब्रेक शू होते हैं। बार बार नहीं बता पाऊंगा भाई, एक ही बार सुन लो, ब्रेक शू हो गए वाले।
ब्रेक शू इसमें देखें आपने, जैसे साइकिल में देखें, इसमें थोड़ा अलग रहता है इसका सिस्टम, इसमें ये लेदर के बने होते हैं। ये अपना गोल सा दिख रहा है, इसको व्हील बोलते हैं, पहिया जो घूमता है, ये व्हील है। ठीक है भाई। अब आपने क्या करा यहाँ पर, आप पैर से इस पेडल को प्रेस कर देते हो। जैसे इस पेडल को प्रेस करोगे तो ये जो पिस्टन है ये थोड़ा आगे खिसक जाएगा। जैसे इसको प्रेस करोगे तो ये पिस्टन आगे खिसक जाएगा, मतलब आपने प्रेशर लगाया है यहाँ पर। अब ये पिस्टन आगे गया। अब जैसे ये पिस्टन आगे जाएगा तो जो लिक्विड है इसके अंदर, जो ऑयल भरा हुआ है, ये ऑयल कंप्रेस हो जाएगा। और ये ऑयल कंप्रेस होगा जिसकी वजह से उस प्रेशर को लेकर ये लिक्विड क्या करेगा, यहाँ पर लेकर आएगा। अब ये जो प्रेशर होगा, इस प्रेशर की वजह से दोनों पिस्टन को लिक्विड बाहर की तरफ धकेलेगा। अरे यार क्या हो जाता है ये बार, इस दोनों पिस्टन को ये जो लिक्विड होगा ये बाहर की तरफ धकेलेगा। और जब लिक्विड इन दोनों को बाहर की तरफ धकेलेगा तो ये जो ब्रेक्स है, ये ब्रेक्स, ये जो दिख रहे हैं ब्रेक शू बोलते हैं इसको, जो ये जो ब्रेक शू है वो जाके व्हील पे चिपक जाएंगे। और जैसे ये व्हील पे चिपकेंगे तो व्हील के मोशन को अपोज कर देंगे, जिससे इनकी जो रफ्तार है वो कम हो जाएगी। जैसे ही उस पेडल पे से प्रेस हटाओगे, ओ पेडल पे से पैर हटाओगे, ये पेडल वापस अपनी पोजीशन पे चला जाएगा, जिसकी वजह से लिक्विड पे प्रेशर रिलीज हो जाएगा। ये दोबारा पिस्टन स्प्रिंग की वजह से वापस आ जाएंगे, व्हील से दूर हो गए। जैसे आप वहां पर दबाते हो पिस्टन को, मास्टर सिलेंडर अंदर जाता है, वो लिक्विड को कंप्रेस करता है। जो लिक्विड कंप्रेस होता है वो अपने प्रेशर को लेके इन दोनों पिस्टन पे प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से ये दोनों पिस्टन बाहर की तरफ मूव करते हैं। जब ये बाहर की तरफ मूव करेंगे तो जो ब्रेक शू है वो ब्रेक शू व्हील से चिपक जाते हैं। और जैसे ही ब्रेक से चिपकते हैं, वो व्हील से चिपकते हैं, उसके मोशन को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है। वह जैसे ही आप पैर पे से पैर हटाओगे, ये पिस्टन दोबारा वापस आ जाते हैं, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। किसकी वजह से? स्प्रिंग की वजह से तुरंत आ जाएंगे। इस तरीके से ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है। बोलिए जी। बच्चों बाकी लोग बता दो। अब ये तो मानते ही हो ना, अपनी साइकिल में कौन से वाले होते हैं? तार वाले। ये ऑयल को क्या कहते हैं? ब्रेक ब्रेक ऑयल बोलते हैं। ब्रेक का ऑयल आता है, अलग से आता है, थोड़ा सा गाढ़ा रहता है ये, ब्रेक ऑयल आता है। मोबी ऑयल वगैरह यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो। ब्रेक ऑयल अलग से आता है मैंक भाई। और ये कोई थिक, मतलब थोड़ा थिक लिक्विड होता है, थिक लिक्विड। एक जैसे सरसों का तेल हो गया, वो तो थिन हो गया, है ना। और जो ग्रीस हो गया थोड़ा गाढ़ा हो गया ज्यादा ही, उससे थोड़ा पतला होता है। हाँ, ब्रेक वायर में ऑयल होता है, डिस्क ब्रेक वाले में, नॉर्मल वाले में नहीं, डिस्क ब्रेक वाले में। अगर आपके पास डिस्क ब्रेक वाली बाइक है तो आप डिस्क ब्रेक वाली बाइक का जहां पर ब्रेक होता है राइट साइड में, वहां पर एक चौकोर सा सिलेंडर लगा होता है। देखना किसी के घर में अगर डिस्क ब्रेक वाली बाइक है तो। पागल है तू तो। साइकिल में डिस्क ब्रेक कौन लगाता है भाई? वो तो उसमें डिस्क ब्रेक के, अरे वो डिस्क ब्रेक जो होता है साइकिल में, वो ऐसा वाला नहीं होगा, या तो फिर और हो सकता है भाई, टेक्नोलॉजी आ रही है, मना नहीं करूंगा मैं। और भैया हम तो भी वही देखा है हमने तो, वायर वाला। वायर खींचो, दोनों उसके वो खींचे जाते हैं ऐसे करके, और वो टायर पे ऐसे चिपक जाते हैं। हाँ, बाइक के अलग है भाई। अनिक भाई वो देखा है तुमने, बाइक बाइक पे वो सिलेंडर लगा होता है राइट साइड में, है ना। तो सब लोग देख लेना यार, बाइक तो आजकल डिस्क वाली सबके हैं। डिस्क वाली बाइक के राइट साइड में ब्रेक होते हैं ना, लेफ्ट साइड में क्लच होती है। तो जो ब्रेक होते हैं ना, ब्रेक से थोड़ा सा इधर चलोगे, एक चौकोर सा सिलेंडर। ठीक है, वो मास्टर सिलेंडर होता है। जब आप उसमें दबाते हो, पिस्टन जाता है, उसमें ऑयल भरा होता है, जो वायर होती है। नॉर्मल वायर नहीं डलती डिस्क वाले में, तभी तो डिस्क वाला थोड़ा महंगा सिस्टम हो जाता है। ये इसको बोलते हैं ब्रेक पैड। अगर तुम बाइक पे कभी बाइक में घिस जाते हैं ना, ये तुम्हारे डिस्क काम करना बंद कर देते हैं, तो वो बताएगा कि ब्रेक पैड घिस गए इसके। फिर वो ब्रेक पैड आते हैं 350-400 रुपए के, जो किसके बने होते हैं? चमड़े के, मतलब लेदर के। अरे बस समझ में, ये इतना सा काम था इसका।
तो इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स में कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, बस आपको ये समझाना था और कहानी मैंने आपको बता दी है। डायग्राम बना लेना, समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लो। पेज नंबर 2 नहीं, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ की। वो तो मैं करा रहा हूँ तुम्हें, वरना तो ये कोर्स में हट रखी है सब। मैं टॉपिक छोड़ नहीं रहा, इसलिए चल रहा है। कोई डेरिवेशन नहीं होती इसमें भाई, डेरिवेशन क्या लगेगी इसमें? कोई सवाल नहीं है भाई इसमें। बस आप सीख लो कि हाँ भाई ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर पास्कल्स लॉ काम करता है। कैसे काम कर रहा है? नहीं पागल है क्या भाई विशाल, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है चैप्टर। बस क्या होता है कि हम यहाँ पर प्रेशर लगाते हैं, वायर वगैरह की जगह वो जो प्रेशर ट्रांसमिट किया जाता है, प्रेशर ट्रांसमिट किया जाता है लिक्विड के द्वारा। और नॉर्मल जो साइकिल में ब्रेक होते हैं वो प्रेशर किससे ट्रांसमिट होता है? वायर के थ्रू। इसमें लिक्विड के थ्रू होता है। चैप्टर चल रहा है भाई ये 5 का, साफ कर दो। और किसी को पूछना है कौन सा चैप्टर चल रहा है? साफ कर दो इसको। हाँ फ्लूइड वाला 5वां चैप्टर है, फर्स्ट बुक का, है ना कुछ ही 5वें चैप्टर में। वरुण तू अगर मेरी जगह टीचर होता तो क्या करता बता। अगर कोई बच्चा ये पूछता कि ये कौन सा चैप्टर चल रहा है जब वो चैप्टर आधा कंप्लीट होने वाला हो, तो क्या करता मेरे को बता दे वरुण, मैं वही करूंगा भाई। मधुसूदन बता चल, अगर कोई ऐसा बंदा मिले कोई मेरे को बस इतना बता दो कि क्या करते तुम अगर कोई बंदा ये कहता है चैप्टर खत्म होने वाला है, आधा हो गया लगभग, कोई बंदा कहता है हाँ मजे लेता है, बस ये वही कह रहा हूँ मैं। चलो भाई अगले पे आ जाते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास बायोन्सी। बायोन्सी बायोन्सी भाई चैप्टर 10 चल रहा है विशाल, कुछ पढ़ा कर। फिर मैं बोलूंगा तू कहेगा ऐसे बोलते हो सर तुम। अब तू ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो मैं क्या करूं। बायोन्सी बस यही है और क्या है, इसलिए मैं कुछ कह ही नहीं रहा। अभी तो ऐसे ऐसे काम निकाल लो, प्यार प्यार से सब सुनता रहूंगा। चलो बायोन्सी। व्हेन अ बॉडी कंप्लीटली और partially immersed in liquid, then upward force, सिंपल सी लिखूंगा, then upward force exerted by liquid on body is called buoyant force, and phenomena is called buoyancy। सही है भाई। जब किसी बॉडी को लिक्विड के अंदर इमर्स किया जाता है, डुबोया जाता है, चाहे वो पूरे तरीके से डुबोया जाए चाहे उसको पार्शियली डुबोया जाए। कंप्लीटली डूबना मतलब पूरी अंदर तक है, पार्शियली मतलब कुछ अंदर है और थोड़ी सी बाहर है। आगे बात समझ में? तो वो जो लिक्विड होता है वो लिक्विड क्या करता है, बॉडी पर एक अपवर्ड ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है जिसको बोलते हैं बायोंट फोर्स। एंड बायोंट फोर्स लगाने वाला ये जो फिनोमिना हो रहा है इसको बोलते हैं फिजिक्स में बायोंसी। पहले भी सुना होगा 9th-10th में। हिंदी में मधुसूदन भाई इसको बोलते थे उत्प्लावन बल, है मधुसूदन? हिंदी में इसको बोलते थे उत्प्लावन बल। मधुसूदन भी सो जाता है एकदम लगा के, एक और कनेक्ट किया बोलता ही नहीं है। चल भाई, अब जो बायोंसी होता है, अब जो बायोंसी होता है इसके लिए एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल बनाया गया। मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे नहीं जाऊंगा अभी, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे नहीं जाऊंगा क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारे कोर्स में है नहीं, बट जितना जरूरत होगी उतना मैं जरूर पढ़ाऊंगा आर्किमिडीज के बारे में भी।
तो आर्किमिडीज ने हमें ये बताया कि जो बायोंट फोर्स होगी या बायोंसी जो होती है, वो बायोंसी बराबर होती है, एफ बी लिख दे रहा हूं, बायोंट फोर्स बराबर होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। फिलहाल तो इतना याद रख सकते हो आप लोग, जो बायोंट फोर्स होती है, जो बायोंसी होती है, वो बराबर होती है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, एक्सपेरिमेंट से भी मेरे को आता है और सब कुछ समझाना आता है, पर अभी जरूरत नहीं है इसलिए बस मैं इसमें छेड़छाड़ नहीं कर रहा। फिलहाल इतना याद रखो, बायोंट फोर्स जो कि ऊपर की तरफ लगती है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात क्रिस्टल क्लियर कर लो, और बायोंट फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। जितना कोई बॉडी लिक्विड डिस्प्लेस करेगी उसके वेट के बराबर होती है बायोंट फोर्स। बात समझ में आ गई क्या? बोलो भाई। ठीक है, चलिए अब मैं आपको छोटी छोटी सी बातें बताता हूँ, बड़े ध्यान से देखना। वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर होती है बायोंट फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है और इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए। एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन में कंडीशन पढ़ाऊंगा और आपको याद भी रखनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेट ऑफ बॉडी मान लीजिए जो कि है mg, वेट ऑफ बॉडी जो कि है mg, या फिर w मान लो, वेट का जो वेट है, जो बॉडी का एक्चुअल वेट, एंड वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जिसको आप दूसरी भाषा में बायोंट फोर्स भी बोलते हैं, वो है W1। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड और जिसको आप बायोंट फोर्स बोलते हैं वो कितना है? W1। क्लियर है क्या? अब मैं आपको तीन कंडीशन बोलता हूँ और तीनों कंडीशन समझनी है, देखना जरा ध्यान से। देखिए भाई, सबसे पहली कंडीशन, एक ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड लिया हुआ है, एक बॉडी है, जगह कम है ना, छोटा कर लो कंटेनर, ठीक है। एक बॉडी है जिसका वेट कितना था? W, और वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड या फिर बायोंट फोर्स कितना है? W1। उस बॉडी को इसमें मैंने डाला और वो डूब गई, वो बॉडी डूब गई। अगर बॉडी डूब गई तो इसमें क्या कंडीशन होगी? वेट ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, मतलब बॉडी का वेट बायोंट फोर्स से ज्यादा था। बॉडी का वेट बायोंट फोर्स से, बायोंट फोर्स किधर धकेलती है इसको? ऊपर। बॉडी का वेट किधर खींच रहा है? नीचे। तो वेट ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन बायोंट फोर्स। कहानी समझ में आ गई? इस सिचुएशन में बॉडी विल सिंक, बॉडी सिंक कर गई, डूब गई, ठीक है। अगली कंडीशन, अगेन एक कंटेनर है, दिख रहा है? चलिए भाई, बॉडी इसके अंदर डूबी हुई है, लाइक इस तरीके से, और फ्लोट कर रही है, बॉडी लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रही है, लाइक ऐसे, ठीक है। इसमें क्या कंडीशन होगी? वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, weight of body is equal to weight of displaced liquid. And the third condition, body is like this, थोड़ी अंदर है और थोड़ी कहां पर है? बाहर है। तो यहां पर भी बॉडी फ्लोट कर रही है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा? वेट ऑफ बॉडी इज लेस देन वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, वेट ऑफ बॉडी इज लेस देन वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। तो अब दो सिचुएशन आपको दिख रही होगी, सेकंड वाली और थर्ड वाली, जिसके अंदर बॉडी फ्लोट कर रही है। तो जब भी कोई बॉडी लिक्विड में फ्लोट करेगी तो दो कंडीशन होती है, या तो बॉडी का वेट बायोंट फोर्स के बराबर होगा या बायोंट फोर्स से कम होगा। अगर बॉडी का वेट बायोंट फोर्स से ज्यादा हो गया तो बॉडी डूब जाती है। बोलो सही है क्या?
चले गए क्या? अगर कोई बॉडी डूब गई, इसका मतलब बॉडी का वेट ज्यादा था और बायोट फोर्स कम थी। और अगर बॉडी फ्लोट कर रही है तो दो कंडीशन हो सकती है। बॉडी लिक्विड के अंदर अगर फ्लोट कर रही है तो बॉडी का आगे स्क्रीन वापस। चलिए बताइए भाई, समझ में आया कि नहीं आया? अगर बॉडी सिंक कर गई तो बॉडी का वेट ज्यादा था। अगर बॉडी फ्लोट कर रही है तो इसका मतलब बायोट फोर्स या तो बॉडी के वेट के बराबर है या उससे ज्यादा है। बोलो भाई जल्दी से, आवाज आ रही है मेरी सबको? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताता हूँ इसके बारे में। पेज नंबर 3 स्क्रीनशॉट ले लो इसको। हाँ दोबारा रिकनेक्ट कर लेंगे, अभी रिकनेक्ट कर लेंगे दोबारा। एक टॉपिक लिख दूं पहले, इसको साफ कर दूं, दोबारा रिकनेक्ट कर लेंगे। अभी पहले एक टॉपिक लिख दूं बस, है ना? तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या बन गया? लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या बन गया? अ बॉडी कैन फ्लोट एनीवेयर इन लिक्विड if weight of body is less than or equal to weight of displaced liquid। और हम बोल सकते हैं बायोट फोर्स या बायोन्सी। तो भाई लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या बन गया कि कोई भी बॉडी अगर तैर रही है, तैरने का नियम यही है। तैरने का नियम क्या कहता है कि कोई भी बॉडी यदि फ्लोट कर रही है तो उस बॉडी का वेट या तो कम होगा या तो बराबर होगा वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड से। अगर बॉडी का वेट ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी सिंक कर जाएगी। कहानी समझ में आ गई क्या? दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ फ्लोटेशन। बोलिए भाई, किसी को कोई बायोट फोर्स किस पे डिपेंड करती है? आने वाले हैं उस पर। बायोट फोर्स तो डिपेंड करेगी ना कि जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी वगैरह इन सब पे भी डिपेंड करेगी। अभी आएंगे धीरे धीरे, लिख लो। बायोट फोर्स केवल अभी इतना याद रखो, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर है। बाकी चीजें बताऊंगा आगे धीरे धीरे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और दोबारा रिकनेक्ट हो जाओ। अगली 3-4 क्लासेस में ये खत्म होगा भाई। चैप्टर लेंथी है, पहले ही बता दिया था मैंने।